हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संदेह के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। इस कहानी के शॉर्ट समरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन की कई वीडियोज़ में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप सबने देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन आंसर समझने में भी आसानी हो। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करती थी मुझसे बन सकते थे, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का ये ढंग ठीक नहीं। ये मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, ये मन नहीं मानता। उपर्युक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता का परिचय दें। उपर्युक्त अवतरण में वक्ता रामनिहाल है, जो कि श्रोता श्यामा के घर में रहता है। श्यामा एक विधवा है और बहुत ही समझदार और चरित्रवान महिला है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को और श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। वक्ता के श्रोता के बारे में क्या विचार हैं? इसमें वक्ता है रामनिहाल और श्रोता है श्यामा। तो वक्ता अर्थात रामनिहाल के श्रोता अर्थात श्यामा के बारे में बड़े अच्छे विचार हैं। रामनिहाल श्यामा के स्वभाव से अभिभूत है। वो जिस प्रकार अपने विधवापन का पालन कर रही है वो रामनिहाल की नज़र में काबिले तारीफ है। वो श्यामा की सहृदयता और मानवता के कारण उसे अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता है। प्रश्न नंबर 3, क्या श्रोता यानी श्यामा से सचमुच कोई अपराध हो गया है? उत्तर, रामनिहाल अपना सामान बांधे लगातार रोए जा रहा था, अतः श्यामा ये जानना चाहती है कि कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई जिसके कारण रामनिहाल इस तरह से रोए जा रहा था। प्रश्न नंबर 4, रामनिहाल के रोने का क्या कारण है? रामनिहाल को लगता है उससे कोई बड़ी भूल हो गई है जिसका उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा और उसी भूल को याद करके वो रो रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, ये भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि ये दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वो मृगमरीचिका थी। ये जो पैरा है ये आ सकता है और इसके साथ यहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? इसका उत्तर है यहाँ पर रामनिहाल स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, रामनिहाल की महत्वाकांक्षा उससे क्या करवाती रही? रामनिहाल की महत्वाकांक्षा उसे बराबर दौड़ाती रही, उसे कभी एक जगह टिककर रहने नहीं देती। वो बड़ी कुशलतापूर्वक अपने भाग्य को धोखा देता रहा और अपना पेट पालता रहा। उसकी महत्वाकांक्षा ने कभी उसे संतुष्ट नहीं होने दिया। इसी का जो है और भी प्रश्न बनते हैं इसी पैराग्राफ से, जैसे कि ये वाला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से है। रामनिहाल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और इसी कारण वो जगह जगह नौकरी करता है और फिर भी उसे संतोष और आनंद की अनुभूति नहीं होती। उसे हमेशा और अधिक पाने की चाह रहती है। वह हमेशा सोचता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर वह संतुष्ट हो जाएगा और चैन का जीवन व्यतीत करेगा, परंतु उसकी ये इच्छा मृगमरीचिका की तरह है जो कभी पूरी नहीं होती। मृगमरीचिका का आशय ये होता है कि रेगिस्तान में तेज धूप में रेत या बालू के कण चमकते हैं, जिन्हें दूर से देखकर मृग यानी हिरन उसकी तरफ दौड़ता है। वो उस चमकने वाली रेत को पानी समझता है, मगर जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह फिर उससे दूर होती चली जाती है और उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी को मृगमरीचिका कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण में मृगमरीचिका से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत अवतरण में मृगमरीचिका से तात्पर्य इंसान की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से है। रामनिहाल हमेशा सोचता था कि एक दिन वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हो न सका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। इसके बाद प्रश्न आता है, कौन किसे और क्यों शांत रहने के लिए कह रहा है? यहाँ पर मनोरमा अपने पति मोहन बाबू को शांत रहने के लिए कह रही है। नाव पर घूमते समय बातों ही बातों में मोहन बाबू उत्तेजित हो जाते हैं और अजनबी रामनिहाल के सामने कुछ भी कहने लगते हैं। इसलिए उनकी पत्नी मनोरमा चाहती है कि उसके पति शांत रहें।
अगला प्रश्न, मोहन बाबू कौन है और वो क्यों परेशान हैं? उत्तर आता है, मोहन बाबू पटना के निवासी हैं और मनोरमा के पति हैं। मोहन बाबू रामनिहाल के दफ्तर के मालिक ब्रजकिशोर के संबंधी हैं और उनको संदेह था कि उनकी पत्नी मनोरमा और ब्रजकिशोर मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्हें पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी संपत्ति के प्रबंधक बन सकें। इसलिए मोहन बाबू परेशान हैं। अगला प्रश्न है, मोहन बाबू का किससे और क्यों मतभेद था? मोहन बाबू का अपनी पत्नी मनोरमा से वैचारिक मतभेद था। मोहन बाबू किसी भी विचार को दार्शनिक रूप से प्रकट करते थे जिसे उनकी पत्नी समझ नहीं पाती थी और यही उनके मतभेद का कारण था। अगला प्रश्न है, रामनिहाल ने श्यामा को क्या बताया? रामनिहाल ने श्यामा को बताया कि ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि अदालत मोहन बाबू को पागल करार दे और उन्हें मोहन बाबू का निकट संबंधी होने के कारण सारी संपत्ति का प्रबंधक बना दे। रामनिहाल के हाथों में क्या था? उसे किसने भेजा था? रामनिहाल के हाथों में चिट्ठियों का एक बंडल था जो उसे मनोरमा ने भेजा था। रामनिहाल पहले किसके यहाँ नौकरी करता था? उसने नौकरी क्यों छोड़ दी? रामनिहाल पहले ब्रजकिशोर के यहाँ काम करता था। वो महत्वाकांक्षी था और उसे हमेशा अधिक पाने की लालसा थी, इसीलिए वो एक जगह नहीं रह पाता था। ये नौकरी छोड़ने का एक और कारण था कि ब्रजकिशोर के घर वो मनोरमा से मिलता था और उसके मन में संदेह था कि मनोरमा उससे प्रेम करने लगी है। वो परिस्थितियों से भागना चाहता था। ब्रजकिशोर ने रामनिहाल को कहाँ और क्यों भेजा? उत्तर है, एक दिन ब्रजकिशोर के घर मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा का आगमन होता है। समय अभाव होने के कारण ब्रजकिशोर उन्हें घुमाने नहीं ले जा पाते हैं, तो वो रामनिहाल से कहते हैं कि वो उन दोनों को गंगा किनारे घुमाने के लिए ले जाए। प्रश्न है, श्यामा ने हृदय की कोठरी को मंदिर कैसे बनाया? उत्तर है, श्यामा ने अपने घर को आश्रम जैसा बना रखा था। वहाँ अनेक बच्चे रहते थे। उनकी क्रीड़ाएं और शरारतें देखकर श्यामा को बहुत आनंद होता था और उसके मन को संतोष का अनुभव होता था। इन बच्चों को बहुत प्रेम से रखती थी और उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित भी करती थी। इस प्रकार उसने बच्चों के मन को भी प्रेम और अच्छे विचारों से भर दिया था और अपने हृदय को उनके स्नेह और आदर्श विचारों से भरकर मंदिर जैसा बना लिया था। मनोरमा कौन थी? रामनिहाल को वो कहाँ मिली थी? मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी थी और रामनिहाल को वो ब्रजकिशोर के घर पर मिली थी। मनोरमा ने रामनिहाल को चिट्ठियां क्यों लिखी थी? मनोरमा चाहती थी कि रामनिहाल उसके पति मोहन बाबू को ब्रजकिशोर की चालाकियों से बचाने में मनोरमा की सहायता करें, इसीलिए वो रामनिहाल को चिट्ठियां लिखती थी। रामनिहाल किस संदेह से ग्रसित था? रामनिहाल इस संदेह से ग्रसित था कि मनोरमा उससे प्रेम करती है और इसलिए उसे बार बार पत्र लिखकर बुला रही है। मोहन बाबू ने अपने मन की विक्षिप्तता का क्या कारण बताया? मोहन बाबू ने अपनी मन की विक्षिप्तता का कारण विश्वासघात को बताया जो ब्रजकिशोर उनके साथ कर रहे हैं। राग शैल और हृदय द्रव से आप क्या समझते हैं? निर्झरणी से उसकी तुलना क्यों की गई है? राग शैल का अर्थ है पर्वत के समान अचल स्थिर भाव। हृदय के द्रव का अर्थ है आंसू। जिस तरह अचल स्थिर पर्वत से झरना निकलकर बहता है, उसी प्रकार शारीरिक रूप से स्थिर बैठे रामनिहाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, रामनिहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। इसमें प्रश्न बनता है, प्रतिमा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते हुए स्पष्ट करो कि कमरे में कौन सी प्रतिमाएं थीं। प्रतिमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति। कमरे में दो प्रतिमाएं थीं। इसका अर्थ ये है कि कमरे में पहले से ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। विराग महिमा में मग्न अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर होकर ध्यान मग्न थी। दूसरी ओर मोह माया के बंधन में गिरफ्तार रामनिहाल मानसिक रूप से तो बिल्कुल अस्थिर था। उसके मन मस्तिष्क में विचारों का तूफान उछाले मार रहा था, परंतु शारीरिक रूप से वो मूर्ति के समान स्थिर था। अगला प्रश्न, लेखक ने इस कहानी में कितनी बार संदेह प्रकट किया है और किसके द्वारा? रामनिहाल को संदेह था कि मनोरमा उससे प्रेम करती है और वो श्यामा से। मोहन बाबू को ये संदेह था कि उसकी पत्नी मनोरमा ब्रजकिशोर के साथ मिली है और उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है, और उनको संदेह था कि वो दोनों मिलकर उन्हें अदालत में पागल साबित करना चाहते हैं ताकि मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक बन सकें। श्यामा को संदेह था कि रामनिहाल उससे प्रेम करने लगा है क्योंकि रामनिहाल के हाथों में वो अपना चित्र देखती है। इस तरह कहानी में लेखक कई जगह पर संदेह को प्रकट करता है। अगला प्रश्न आता है, अंत में श्यामा ने रामनिहाल को क्या सुझाव दिया? उत्तर है, रामनिहाल की सारी बातें सुनने के बाद श्यामा ये जान गई कि रामनिहाल व्यर्थ के संदेह के कारण परेशान है। तब श्यामा ने उसके व्यर्थ के संदेह का निवारण करते हुए उसे समझाया कि मनोरमा एक दुखिया स्त्री है और वो ब्रजकिशोर की चालाकियों से अपने पति को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे रामनिहाल की सहायता की जरूरत है। तो रामनिहाल को जाकर मनोरमा की सहायता करनी चाहिए। श्यामा ने रामनिहाल को सब कुछ भुलाकर मनोरमा की सहायता करने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न आता है,
संदेह कहानी का उद्देश्य लिखिए। संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इस कहानी में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संदेह जन्म लेते हैं और ये भ्रम या संदेह अक्सर वास्तविकता से दूर होते हैं। इन संदेह या भ्रम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। उसका व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है, जो सामान्य लोगों की तरह नहीं होता। उसका मन उसके वश में नहीं रहता और अच्छा बुरा समझने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। संदेह के कारण उत्पन्न परिणाम घातक सिद्ध होते हैं, जो जीवन में संकट को बढ़ावा देते हैं। अतः हमें किसी भी प्रकार के संदेह या भ्रम को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए, तुरंत उसका निवारण करना चाहिए। शीर्षक की सार्थकता लिखिए। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी पूरी तरह किसी न किसी संदेह की तरफ इशारा करती है। संपूर्ण कथानक रामनिहाल तथा मोहन बाबू के मन में उत्पन्न संदेह को लेकर ही आगे बढ़ता है। रामनिहाल श्यामा के घर पर रहता है। उसके पास मनोरमा के पत्र आते रहते हैं। वो अपने पति को बचाने के लिए रामनिहाल से मदद चाहती है, परंतु रामनिहाल को ये संदेह होता है कि मनोरमा उससे प्रेम करने लगी है। ब्रजकिशोर बाबू मोहन बाबू की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं। इसलिए मोहन बाबू को ये संदेह होता है कि मनोरमा यानी उनकी पत्नी ब्रजकिशोर के साथ मिलकर उन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रही है। रामनिहाल के हाथों में अपना चित्र देखकर श्यामा को ये संदेह होता है कि रामनिहाल उससे प्रेम करता है। इस प्रकार पूरी कहानी किसी न किसी के संदेह को लेकर आगे बढ़ती है। पूरी कहानी इसी संदेह के आधार पर लिखी गई है, इसलिए संदेह शीर्षक इस कहानी के लिए पूरी। तो व्यूअर्स, ये थे संदेह कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा भी अगर संदेह कहानी को लेकर आपके मन में कोई भी संदेह हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके संदेह को दूर कर सकूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।